हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुशवाहा। आज जो हम इस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड आइसोमेरिज्म जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग केसेस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे हम रिलेटिव पोजीशंस को डिफर कराते हैं, कैसे कैसे नए नए आइसोमर्स बनाते हैं उसमें। ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है वो सारा कुछ हमने डिटेल में वहां पे किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो इस लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा कुछ ड्राइंग वाला पार्ट कम से कम समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो बेहतर है कि आप इस लेक्चर के पहले उस लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होगा वो कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल रोटेशन में क्या होगा? जब हम पोलरिमीटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें सैंपल को रखते हैं, फिर उसमें अप्लाई करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो तीन केस बन सकते हैं। पहले दो केस हम देखते हैं कि लाइट को हमने पास कराया सैंपल से, हमारा स्केल 0 पे सेट है, लाइट पास हो गया, हमको लाइट विजिबल है उस साइड से, तो मतलब कि उस सबस्ट्रेट ने लाइट को रोटेट नहीं किया, जैसे लाइट आया था वैसे उसने पास होने दिया, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? दूसरा केस कि हमने लाइट पास किया, अभी लेंस 0 पे सेट है, हमको लाइट इधर विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब कि सबस्ट्रेट ने लाइट का कुछ ना कुछ रोटेशन तो कराया। फिर रोटेशन कैसा होगा वो जानने के लिए हम लाइट को हो सकता है कि सबस्ट्रेट ने क्लॉकवाइज रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, ये जानने के लिए हम लेंस को सेट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज सेट करने पे हमको लाइट विजिबल हो तो मानते हैं कि सबस्ट्रेट ने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराया। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेट करने पे हमको लाइट विजिबल हो तो हम बोलते हैं कि उस सबस्ट्रेट ने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। जो ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ध्यान रखेंगे। और जो सबस्ट्रेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं वो कहलाते हैं एल फॉर्म, मतलब कि लिवो फॉर्म या माइनस फॉर्म। क्लियर है? तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। हम क्लासरूम के अंदर एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं बता सकते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला चीज ये, क्लास में हम केवल हमारे पास जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम ये बता सकते हैं कोई सबस्ट्रेट लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक, अब कोई सबस्ट्रेट लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज करेगा ये हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको पोलरिमीटर का एक्सपेरिमेंट करना होता है। क्लियर? जो सबस्ट्रेट लाइट को रोटेट कराते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, और जो लाइट को रोटेट नहीं कराते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। क्लियर है? अब हम थ्योरेटिकली कैसे जानें कि कोई कंपाउंड लाइट को रोटेट कराएगा कि नहीं कराएगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से अगर हम चलें तो हम यूजुअली ये बोलते हैं कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इनिशियल डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही था। बाद में क्या हुआ कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए गए जिनमें कायरल सेंटर नहीं था लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव थे। तो अब क्या हुआ कि कायरल मॉलिक्यूल्स में जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट था उन मॉलिक्यूल्स में, और जिनमें एब्सेंट था लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव थे, उन मॉलिक्यूल्स के को कोरिलेट किया गया कि इनमें ऐसा क्या कॉमन चीज है इनको ऑप्टिकली एक्टिव बना रहा है। तो ये पाया गया कि उन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में, दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये डेफिनेशन भी ठीक है। बाद में क्या हुआ कि कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमको मिले जिसमें ना तो कायरल सेंटर था, ठीक है, सॉरी, ऐसे मॉलिक्यूल्स हमको मिले जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था लेकिन फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे। ठीक, डेफिनेशन में हमने कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बाद में कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था, मतलब कि उनको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे वो। ठीक, तो फिर स्टडी किया गया कि ऐसा क्या था उनमें जिसने उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया। तो ये पाया गया कि उन मॉलिक्यूल्स में
या तो इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट था या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। क्लियर है? तो अब हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलने के लिए वो ये है कि वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, साथ में इन्वर्जन सेंटर एब्सेंट हो और साथ में कोई भी इम्प्रॉपर एक्सिस एब्सेंट हो। अगर तीनों में से कोई भी प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमको कंपाउंड्स के ऊपर इसको अप्लाई करके देखना है। अच्छी बात यह है कि हमको जितने कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं उनमें हमको ये दो ऑपरेशन करके नहीं देखने हैं। क्लियर है? अभी हम अपना वही डेफिनेशन लेके चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और जिनमें प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इमेजिनरी प्लेन passing through the molecule which bisects the molecule into two identical halves both reflecting each other। मतलब ऐसा काल्पनिक तल जिससे किसी मॉलिक्यूल को काटने पर दो इक्वल पार्ट बने और दोनों पार्ट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करें। क्लियर है? जैसे कि हम यही एग्जांपल लें कि हमारा ये हाथ मान लो मॉलिक्यूल था। ठीक? हमने कोई चीज लिया जिससे हमने इसको काटा, ये दोनों हिस्से को अलग किया हमने, अब ये दोनों हिस्से यहाँ आ गए। ठीक? ये हमारा प्लेन जहां से हमने काटा था इसको, वहां पे मिरर लग गया। अब मिरर में अगर मैं इस हाथ का देखता हूँ रिफ्लेक्शन तो मेरे को ये दिखाई देता है और इसका देखता हूँ तो ये दिखाई देता है। ये तो आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। तो ऐसे केस में उस प्लेन को जिस प्लेन से हमने काटा था मॉलिक्यूल वो प्लेन कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक? तो इसको हम अलग अलग केसेस में अप्लाई करके देखते हैं थोड़ा। पहला केस हम लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका रिजेम्बलेंस हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ले लें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो हम ये जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तभी होता है जब वो कायरल कार्बन हो, मतलब कि उसके चारों जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो वही चीज आप यहां पे अप्लाई कर दो। कोई टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब उसके चारों साइड पे अटैच्ड डोनर एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अदरवाइज बाकी सारे केस में क्या हो जाएगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जहां पे दो ग्रुप मैच हो गए वहां पे प्लेन लग जाएगा। क्लियर है? एक लाइन में केस खत्म हो गया। दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इस मॉलिक्यूल के नाम में ही प्लेन है, इसमें चारों लिगेंड जो प्रेजेंट है वो एक स्क्वायर के प्लेन में है। अगर वो चारों डिफरेंट भी कर दिया मैंने सिमेट्री चेक करने के लिए, तभी ऐसे ऐसे कोई खड़े प्लेन उसमें नहीं लगेंगे, लेकिन एक कम से कम प्लेन होगा जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट बाइसेक्ट हो जाएंगे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने का रोल यही है कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो प्लेन में कट जाते हैं उनको आपको देखना नहीं होता है, जो बचे होते हैं उनका रिफ्लेक्शन चेक करना होता है। अगर सारे कट गए मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया उसमें, हर एटम एक दूसरे को खुद को ही रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो इसमें हम कुछ भी वेरिएशन ले आए हम मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बना सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर complexes do not exhibit optical isomerism। ये आप ध्यान रखेंगे। ज्योमेट्रिकल में पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने ये बताया हुआ था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है क्योंकि इसके सभी रिलेटिव पोजीशंस आइडेंटिकल होते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल तो शो कर सकता है लेकिन अभी हमने देखा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्लियर? तो दो लाइन में दो केस खत्म हो गए। तो हमारा सारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला केस कहां पे मिलने वाला है हमको? थर्ड वन में, जिसमें हमारा पार्ट क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है? तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे फोकस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए, यहाँ पे लिगेंड की संख्या ज्यादा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए हमको पॉसिबिलिटीज ज्यादा देखनी पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग तरफ से हम काट सकते हैं, हमको सारी पॉसिबिलिटीज एक बार चेक करनी होती हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी तरफ से नहीं लगा तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा मॉलिक्यूल।
ठीक है, और किसी भी एक जगह से अगर लग गया तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। चेक करते हैं एक करके हम सारा केस। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता दूं जिससे कि आपको चेक करना आसान हो, नहीं तो पेरोसिमेट्री चेक करने में काफी टाइम लग जाएगा इनमें। हमारे पास 6 लिगेंड हो सकते हैं 6 कोऑर्डिनेशन साइट पे। मैं नंबर लिख दिया। ऑक्टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि स्क्वायर के प्लेन में 4 होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अगर 180 वाला में कोई भी बॉन्ड हटा दूं तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर। इसको आप छुपा के देख लें तो बचा हुआ पार्ट स्क्वायर प्लेनर। ऐसे इसको आप हटा दें तो स्क्वायर प्लेनर, इसको हटा दें तो स्क्वायर प्लेनर। और जानते हैं कि स्क्वायर के प्लेन में अगर काट सकते हैं हम और ऊपर नीचे वाले अगर सेम हो गए मतलब प्लेन सिमेट्री अप्लाई हो जाएगा। तो हमको प्लेन सिमेट्री शुरू में जो अप्लाई करना है, जितने हमको केसेस देखने हैं प्लेन सिमेट्री चेक करने के लिए, वो मैक्सिमम 5 केस आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक, अगर ये एटम सेम हो गए, अगर ये कंपोनेंट सेम हो गए तो बाकी को तो हम बाइसेक्ट कर दिए, और ये सेम हो गए ऊपर नीचे तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तो पहला हमको देखना है कि L1 अगर मैच हो गया L4 के साथ तो तुरंत आप बोल दो कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर वो सेम नहीं मिलते हैं तो आप L2 को मैच कर लीजिए L5 के साथ। अगर सेम मिल गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं मिले तो फिर नीचे आइए। अगला हमारा क्या होगा, L3 को आप मैच कराइए किसके साथ, L6 के साथ। अगर ये मैच हो गया तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, मैच नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़िए। 2 बार हमको मॉलिक्यूल काटना है। ठीक है, ऐसे लिटरली हमको हाथ लगा काटना पड़ेगा। एक बार ऐसे काटे, ठीक, ऐसे काटे तो कौन कौन कटा, ऊपर का L1, ये M और पीछे का L4। क्लियर है, जो कट गए उनको आपको नहीं देखना है। बचा हुआ पार्ट क्या है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आमने सामने ये पड़ेंगे, मतलब कि L6 के सामने कौन पड़ेगा, L2, और L5 के सामने कौन पड़ेगा, L3। हमको एक साथ मैच करना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अगर ये हिस्सा इस हिस्से से मैच हो गया तो अगेन हम क्या देख लिया, प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल क्या हो गया, इनएक्टिव। अगर ये भी प्लेन नहीं मिला हमको तो फिर एक लास्ट बार हम ऐसे काटेंगे। इसमें कौन कौन कटे, ऊपर का L1, M, पीछे का L4। अब ये हिस्सा बचा, ये हिस्सा बचा जो रिफ्लेक्ट होगा आमने सामने, मतलब क्या होगा, L6 के सामने कौन आएगा, L5, और L2 के सामने कौन आएगा, L3। एक साथ मैच करना है। तो ये 5 हमको चेक करके देखना है 5 बार। इसको तो कोई ऑपरेशन नहीं है, केवल 180 का हमको एंगल ही चेक करना है। मैच हो गया तो इनएक्टिव, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगर ये मैच नहीं हो पा रहा है तो फिर हमको 2 बार काट के देखना है, और इस हिस्से को इससे और इससे को इससे। यहाँ पे इस हिस्से को इससे एक बार मैच करना होगा और एक बार में इस हिस्से को इससे। अगर पांचों में से किसी भी केस में मैचिंग प्रॉपर नहीं हुआ तब कहीं जाके हमारा कंक्लूजन निकलता है कि मॉलिक्यूल में प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक भी पेयर मैच हो गया, इसमें से एक भी केस मैच हो गया, मतलब कि वो प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और कुछ बातें ध्यान रखें, ये शुरू के 3 जो मैचिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि जो मैच कर रहे हैं वो लिगेंड होने चाहिए मोनोडेंटेट। कभी भी किसी और लिगेंड में आप ये मैचिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकते हैं कि बाइडेंटेट हो जाए, ये दोनों चल जाएगा, ये दोनों बाइडेंटेट चल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब 180 का मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैच आप तभी करें जब वो सभी जो लिगेंड आप मैच कर रहे हैं वो कैसा, मोनोडेंटेट। क्लियर है, तो ये 5 बार आपको चेक करना होता है मैक्सिमम। अधिकांश केस में आपको 1-2 चेक करने से ही मिल जाता है। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। इसको आप अगर समझ गए हैं तो आप कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ओके, चलिए एक एक करके फिर अप्लाई करके देखते हैं। पहला केस मैं वो ले रहा हूं जिसमें कोई ना कोई प्लेन प्रेजेंट होगा, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे उन सभी। ठीक है, जैसे पहला, अगर सभी लिगेंड सेम है, पूरे 6 के 6 लिगेंड अगर सेम है, MK6, तो सारे के सारे प्लेन प्रेजेंट हैं लाइन से पूरे के पूरे। क्लियर है, तो ये अब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 5 सेम है
एक डिफरेंट है, तभी डेफिनेटली ये सेम लिगेंड कहीं ना कहीं तो 180 में आएंगे ही, क्योंकि एक ही जगह पे तो बी है, बाकी सब जगह पे तो ए ही है, तो वापस से कोई ना कोई मैच हो ही जाएगा। तो ऑप्टिकली क्या हो गया, ये भी सारा इसका आइसोमर जितना भी केस बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला केस MA4B2, 4 ए है, दो जगह मैंने बी रख भी दिया, चार जगह पे ए रखा, तो वापस से 180 पे तो आ ही जाएगा ए कहीं ना कहीं पे, तो हमको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इनमें से किसी भी केस में, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और केस देख लें, MA3B3, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल में क्या ड्रॉ किया था, एक फेशियल आइसोमर और दूसरा मेरिडियोनल आइसोमर। इनका भी देख लें एक बार, मैं तो ये कहीं लिखने वाला हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, तो इनका तो हमको एविडेंस यहीं से दिख गया, उस पे एक बार चेक कर लेते हैं, कर लें, ठीक। एग्जांपल में कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मैं, तीन जगह पे NH3 एक ही फेस में और तीन जगह पे Cl, ये कौन सा हो गया, फेशियल। मेरिडियनल ड्रॉ करने का हमारा पैटर्न क्या था कि एक बार सेम लिगेंड को 180 में रख दो, उसके बाद बचे हुए को जिसको जहां मन करे वहां रखो, आइसोमर मिल जाएगा हमको। ये आइसोमर हो गया कौन सा, मेरिडियनल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम यही होता है कि हम एक ही स्ट्रक्चर बार-बार ड्रॉ करते हैं, को पता नहीं चलता है कि सेम सेम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, उससे काउंटिंग हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए चेक करके देखते हैं, यहाँ तो समस्या नहीं है, 180 पे सेम लिगेंड है, मैच हो गया फर्स्ट वाला ही। ऑप्टिकली क्या बोल दिए इनको, इनएक्टिव, ठीक। इसको चेक करें, L1 L4 मैच नहीं हो रहा है, L2 L5 मैच नहीं हो रहा है, L3 L6 मैच नहीं हो रहे हैं, शुरू का 3 मैच नहीं हुआ। इसके लिए हमने काटा था प्लेन, ठीक, काट के देखें ऐसा वाला, चलिए ऐसा काट के देखें, इसको मैच करना है इससे, इसको मैच करना है इससे, साइमल्टेनियस मैचिंग करना है, मैच हो रहा है, NH3 के सामने NH3, Cl के सामने Cl, मतलब कि ये 4th नंबर वाला प्लेन हमको मिल गया, ठीक। और मिल गया मतलब कि ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये हमने जो ऊपर में केस लिखे हुए हैं, ये चारों ही केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, तो इनका आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आसान है करना। अब हम उन सारे केसेस को लेते हैं जहां पे ऑप्टिकल आइसोमर मिल सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे चलेंगे आप, कभी कहीं पे नहीं फंसेंगे, काउंटिंग में कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी, आपको क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, ठीक है। अगला केस लेते हैं, MAA22। इसको हमने देखा हुआ था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं, आइसोमर शो नहीं करता है, क्योंकि सभी इस जगह पे दोनों आइटम एक जैसे आइडेंटिकल है। ऑप्टिकल वाले में मैंने इसको अलग से क्यों मेंशन किया, एग्जांपल देता हूं पहले तो मैं, चलिए ड्रॉ करके देखें, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, जितने हमने प्लेन लगाया था उसको वापस से रिपीट करते हैं। 180 का मैच मैंने आपको पहले ही हिदायत दी हुई है कि तभी आप देखेंगे जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो, बाइडेंटेड वाले केस में कभी मैच नहीं होते हैं, ठीक है, मैचिंग वैसा नहीं करना है आपको। तो शुरू के 3 प्लेन तो प्रेजेंट है ही नहीं इसमें, ठीक। चौथे और पांचवें वाले में जब हम काट के देखते हैं इसको, तो क्या है परेशानी इसमें, पहले ऐसे यहाँ से काटते हैं, एक बार यहाँ से काट के देख लेते हैं, तो ये जो हमारे पास चेन है उसके सामने में यहाँ पे कोई कार्बन का चेन प्रेजेंट नहीं है। एथिन डाइएन होता क्या है, EN, NH2 CH2 CH2 NH2, तो मैंने इसको हाइड किया हुआ है पूरा, क्योंकि मेरे को दोनों आइटम से मतलब था, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रेजेंट तो है। अगर मैं ऐसा काटता हूँ तो रिफ्लेक्शन में इस चेन का रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगा और वहां पे कोई चेन है नहीं रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब कि वो प्लेन इसमें नहीं लगा। ये वाला प्लेन अगर हम देखें काट के तो ठीक है, चेन में यहाँ बीच से कटा ये वाला, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इधर के देखते हैं,
तो अगर बोर्ड का हम 2D स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा भ्रम तो होता है कि हाँ ये इस साइड से मैच हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन परेशानी ये है कि ये एन यहाँ पे ऊपर में लगा हुआ है और ये एन बोर्ड के पीछे है। इसका जो कार्बन का चेन है वो यहाँ ऐसे लगा हुआ है, पीछे वाला पीछे से आया हुआ है। तो जब आप ऐसे काटते हैं मॉलिक्यूल को तो ये जो ऊपर का चेन है वो ऊपर ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और वहां पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा चेन है नहीं मॉलिक्यूल में, मतलब कि ये प्लेनली नहीं लगता है इसमें। तो एक लाइन का कंक्लूजन आप इसमें निकाल लीजिए, लिख लीजिए उस एक लाइन को, दोबारा कभी ऐसे मॉलिक्यूल को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लाइन ये है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, रिपीट करता हूं मैं, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड पॉलीडेंटेट हैं, एक ही मतलब हुआ, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल जितना ड्रॉ होता है आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके नीचे आप डायरेक्टली लिख देंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? तो ये एक बात हमारा हो गया। दूसरा चीज ये है, चलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये तो हमने लिख लिया इसे। जब हम काउंटिंग करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर ऑप्टिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो क्या होता है, जितने हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। जैसे इसमें कितना, एक ही ड्रॉ किया हमने तो एक हुआ। ऑप्टिकल आइसोमर कभी भी अकेला नहीं होता है, वो हमेशा पेयर ऑफ इट्स मिरर इमेज, मतलब हमेशा मिरर इमेज के साथ रहता है। और ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर, प्रतिबिंब समावेशी। तो ऑप्टिकली एक्टिव जितने भी कंपाउंड आएंगे तो उसमें काउंटिंग में हमको डबल करके लेना है। क्यों? क्योंकि वो एक खुद होगा और दूसरा उसका मिरर इमेज होगा। क्लियर है? अगर ओरिजिनल हमको दिख रहा है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका मिरर इमेज कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इस पेयर कैसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। ठीक है? तो ऑप्टिकल आइसोमर हम कितना काउंट करेंगे, 2, और टोटल करना है हमको, तो टोटल में क्या होगा, देखने से लग रहा है 3 होना चाहिए, लेकिन परेशानी ये है कि हमारे पास टोटल आइसोमर है कौन कौन से, एक ये है ज्योमेट्रिकल में आया, ऑप्टिकल में भी आया, और एक हमारे पास कौन है, इसका मिरर इमेज। क्लियर है? तो हमारे पास 3 कंपाउंड नहीं है आइसोमर के, एक ये है और एक इसका क्या है, मिरर इमेज। तो टोटल हमारे पास आइसोमर कितने हैं, 2। तो इस कैलकुलेशन के लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि जब ऑप्टिकल आप काउंट करते हैं तो जितने मॉलिक्यूल एक्टिव दिख रहे हैं उसको डबल करके आप काउंट कीजिए, लेकिन जब टोटल आप कर रहे हैं तो आपस से उस डबल किए हुए को आप हाफ कर दीजिए, उसके बाद फिर आपका काउंटिंग सही हो जाएगा। क्लियर? सो ज्योमेट्रिकल और आइसोमर हो गए 1, ऑप्टिकल हो गए 2, टोटल कितने हो गए 2। ठीक है? ये लाइन आप याद रखें कि जिस मॉलिक्यूल में मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है ऑक्टाहेड्रल में, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर? अब मैं ऐसे ही रैंडमली पूछ दूं आपसे, CrEDTA- ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? तो उतना लंबा चौड़ा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है आपको लाइन पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। 6 क्यों है? क्योंकि ये इंटरडेंटेट लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है नहीं इसमें, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बस बात खत्म। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कायरल कंपाउंड्स। ठीक है? चलिए अगला केस लेते हैं। ज्योमेट्रिकल में बहुत सारे केस लिए होंगे, कई करके हम रिपीट कर रहे हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 बाइडेंटेट लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है। एग्जांपल ले लो, CO EN ट्वाइस CO2। ड्रॉ करने का तरीका हमारा जैसा पहले था वैसे ही चलेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, Cl को 90 पे रखेंगे, En को बाकी जगह पे पुट कर दिया। 90 पे रख दो कि वेरिएशन इधर हो नहीं सकता, वो सभी दोनों आइटम सेम है। तो अगली बार हम क्या करेंगे, इसको 180 पे ले जाएंगे और बाकी जगहों पे En को ले आएंगे। 2 इसमें आइसोमर बने, एक को सीस बोल दिया, एक को ट्रांस बोल दिया Cl के रेस्पेक्ट में। ठीक है? तो जैसा मैंने पिछले एक लाइन लिखवाया कि अगर सभी लिगेंड पॉलीडेंटेट है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वैसे ही लाइन में यहां भी कंक्लूजन में लिखवाऊंगा। पहले चेक कर लेते हैं। चलिए, ये तो 180 पे आइडेंटिकल है, मोनोडेंटेट है, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म।
इस वाले में 180 वाला मैच हो नहीं रहा है, तो शुरू के 3 मैचिंग तो करने नहीं है अपने को। चौथे वाले में ऐसा काटेंगे, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, और लास्ट वाले में ऐसा काटेंगे तो फिर वही परेशानी, इसका चेन ऊपर में है तो रिफ्लेक्शन ऊपर आएगा, इसका चेन नीचे में रिफ्लेक्शन नीचे जाएगा, वहां पे कोई है नहीं। क्लियर? तो इससे न्यूक्लियर सिमेट्री अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब सीस फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये लाइन भी आप याद रख लें कि अगर हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोडेंटेड लिगेंड है, तो मोडेंटेड में आइडेंटिकल ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें दो बाइडेंटेड लिगेंड और दो आइडेंटिकल मोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो उस केस में ट्रांस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और सीस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर? फिर दोबारा आपको ऐसे वाले केस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंटिंग कर लें एक बार, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं 2, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, एक्टिव वाले को डबल करना है तो हो गया 2, टोटल करते समय ऑप्टिकल वाले को फिर हाफ कर देना है, कितने हो गए 3। आसान है, ठीक? पॉइंट्स बस जो याद करने वाले हैं याद करते हुए चलें। नेक्स्ट केस, अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। Ma2B2C2, 3 टाइप के हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तीनों की संख्या अलग है। ठीक? ड्रॉ करने के लिए पहले एक मॉलिक्यूल ले लें, NH3 ले लिए, Py ले लिए, Cl ले लिए। चलिए किसी सभी संख्या बराबर लिगेंड की तो किसी को भी 90 ml फिक्स कीजिए। Cl को मान लो मैंने फिक्स किया, यहाँ पे रिलेशन में क्या हो गया, NH3 NH3 180 पे, Py को भी 90 पे, Cl को वहीं रखेंगे जब तक कि सभी वेरिएशन खत्म ना हो जाए। यहाँ पे फिर Py 180 में, NH3 आपस में 90 पे, फिर NH3 Py 180 के लाइन पे, 90 के लाइन पे NH3 Py। तो ये 3 फॉर्म तो बने जब Cl 90 पे है, अब कोई और रिएक्शन यहाँ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट पे क्या करते हैं हम, Cl को 180 पे ले आते हैं, 90 पे कौन आ जाएंगे, NH3 के रेस्पेक्ट में 180 पे एक बार NH3 को रख देता हूँ, तो किस पार पे रखा हूँ पहले ड्रॉ करना सीख चुके हैं, 180 में रखते हैं, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या बचता है, इस पार पे रखें, और एक बार NH3 के सामने किसको ले आए, Py को। चलिए कितने आइसोमर बनते हैं, इसके सब में प्लस 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 साइन लगाते चलेंगे, छोटा ब्रैकेट अपन यूज करते हैं इस टाइप का, मैं सब में नहीं शो कर रहा हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है? चेक करते हैं, चलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी वही तरीके हैं चेक करने के, देखें लाइन से चलते हैं। 180 पे सेम लिगेंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, 180 पे सेम लिगेंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, 180 पे मैच नहीं हो रहा है कहेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं, 180 पे सेम लिगेंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, 180 पे सेम लिगेंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक फॉर्म बच गया है हमारा केवल, तो शुरू के 3 प्लेन तो है नहीं हमारे चेक लिस्ट के हिसाब से, चौथे वाले को देखें, यहां से बाइसेक्ट किया हमने, NH3 के सामने Cl, Py के सामने Cl मैच नहीं हो रहा है, मतलब प्लेन वो भी नहीं है। पांचवा चेक करें, ऐसा वाला, ये तो कट गए हैं, Cl के सामने Cl ठीक है, लेकिन NH3 के सामने कौन है, Py, मतलब ये पूरा मैच नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन नहीं मिल पाएगा हमको, तो पांचों में से कोई प्लेन से प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक? अब काउंट कर लें एक बार, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, जितने स्ट्रक्चर बने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर जितने एक्टिव है उसका डबल, टोटल करते समय ऑप्टिकल को हाफ करके टोटल करो 6। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान लगेगा। चलिए थोड़ा सा और अगला केस देखते हैं। जहां पे नोट डाउन करना होता है आप वीडियो को पॉज कीजिए, लिखने वाली जितनी चीजें उसको आप लिख लिया कीजिए, ओके? चलिए, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड एग्जांपल, लिगेंड ले लिए Gl
चूंकि दो टाइप के इससे हमारे पास डोनर एटम है, इससे ज्योमेट्रिकल में भी हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है। हमने देखा हुआ है इसको ड्रॉ करके, एक फेशियल फॉर्म बनता है, एक मेरिडियोनल। फेशियल में कहीं पर भी सेम डोनर एटम 180 पे नहीं आते हैं तो फेशियल हो जाता है, और मेरिडियोनल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, केवल एक बार 180 पे आप सेम लिगेंड को ले आते हैं, बाकी बस किसी को कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए, आइसोमर आपका बन जाता है। फेशियल और मेरिडियोनल, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने की जरूरत है क्या? हाँ कि नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, अभी तो थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं ना। क्या लिखवाए हैं कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में जितने भी लिगेंड प्रेजेंट हैं, अगर वो सारे पॉलीडेंटेड हैं, तो जितने भी फॉर्म बनेंगे उसके सभी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बिना चेक किए आप क्या लिख लीजिए डायरेक्टली इसको, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब काउंटिंग कैसा होगा आपका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 2, ऑप्टिकल आइसोमर है 4, टोटल कितने होंगे 4, क्योंकि ऑप्टिकल को हाफ करके जोड़ना है। क्लियर है? और बड़ा केस देखें, ए भी रखा है इस बार, B2C2, एक हमारे पास बाइडेंटेड है और दो अलग अलग टाइप के क्या मोनोडेंटेड है। चलिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, GLY, यहाँ पे ले लेते हैं NH3 दो मॉलिक्यूल और Cl दो मॉलिक्यूल। ठीक, इनको ड्रॉ करने का पैटर्न क्या है कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में बाइडेंटेड लिगेंड अकेला है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में, तो उसको आप एक बार फिक्स कीजिए और बाकी को वेरी करते रहिए, उसको वहां से हटाना नहीं है बाइडेंटेड लिगेंड को। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, पिछले लेक्चर में सब ड्रॉ किया हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं इसको। अभी हम केवल ड्रॉ कर रहे हैं, इसको फिक्स किया, इसको नहीं छूएंगे। यहाँ पे केवल वेरिएशन देखना है आपको, NH3 के 180 में क्या लिया है, NH3 PY इनको तो चेंज करने में फर्क पड़ेगा नहीं, ये भले ही अलग है लेकिन दोनों सेम है, चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में क्या होगा, Cl लिए ना, Cl कर लीजिए इसको, Cl के 180 में Cl, इस जगह पे NH3। तीसरा केस NH3 के 180 में Cl, NH3Cl। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लिगेंड हैं, अभी N के 180 पे Cl है, O के 180 पे NH3 है, अगर मैं इसको पलटता हूँ तो रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज होगा, मतलब जो भी एक नया फॉर्म देगा हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो चार तो बन गए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए ऑप्टिकल पहचाने, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। 180 पे मैच हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 180 पे मैच हो रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन दोनों को चेक करें, 180 का कोई मैचिंग नहीं है कहीं पर भी। प्लेन लगा के देखें, ऐसा वाला प्लेन नहीं लग रहा है क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट है, ऐसा लगा के देखें तो भी ये अलग अलग है। ठीक, ये दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, काउंटिंग बता दीजिए एक बार, ज्योमेट्रिकल कितने 4, ऑप्टिकल कितने हैं, दोनों एक्टिव हैं, डबल करेंगे 4, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, बहुत डिफिकल्टी नहीं है, आप ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करना सीख गए हैं, ऑप्टिकल के लिए आप ट्रिक बना बना के चेक कीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने आप मिल जाता है। चलिए एक आध केस और देखते हैं, बाकी फिर आप लोग अपने से कोई भी मॉलिक्यूल लेके उसके ज्योमेट्रिकल ड्रॉ कीजिए और उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ले लिए और एक हम ले लिए आइडेंटिकल नॉन-डेंटेड लिगेंड, जो कि संख्या में 2 है। एग्जांपल ले लें,
COGl by twice Cl2। ठीक है, मैंने सभी केस में ध्यान रखा है कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखने का, +3। उसके लिए जहां जरूरत पड़ता है वहां प्लस चार्ज, जहां लगता है माइनस चार्ज लगा देता हूं। ठीक है, चलिए ड्रॉ करने का तरीका फिर से, जब दो मोर डेंटेड और दो बाइडेंटेड हो तो आप फिक्स किसको करते हैं, मोर डेंटेड को पहले 90 डिग्री पे, बाकी सब वेरिएशन आपको देखना होता है। तो 180 मैंने n को ले आया, वन 180 में ओ को ले आता हूं एक बार, वन 180 में n के साथ o को ले आता हूं। ये तीन बने जब Cl 90 डिग्री पे है। ठीक है, फिर Cl को 180 पे ले गए, n के 180 में n को ले आए, और अगले केस में n के 180 में o को ले आए। ये 5 इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर लगेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें, करने की जरूरत है क्या, आपको लाइन दिखाया गया है। ठीक, अगर हमारे मॉलिक्यूल में, चलिए नहीं भी किए तो आप ध्यान रखें इस चीज को, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ये तो ऐसा केस किया हुआ है हमारा पहले भी, यहाँ तो 180 में सेम लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए यहाँ पे 180 में सेम लिगेंड मैच नहीं हो रहा है, मोर डेंटेड, ध्यान रखेंगे बाइडेंट को मैच नहीं करना है। तो इस वाले केस में क्या है, ये सीस फॉर्म है और ट्रांसफॉर्म का Cl के रेस्पेक्ट में, तो सीस फॉर्म हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में दो मोर डेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, दोनों आइडेंटिकल हैं, और दो बाइडेंटेड हैं, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। फिर से रिपीट कर दो, अगर हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो बाइडेंटेड लिगेंड और दो आइडेंटिकल मोर डेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो सीएस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये तीनों ही फॉर्म क्या होंगे इसके, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, काउंटिंग कर लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, जितने बने हुए हैं स्ट्रक्चर 5, ऑप्टिकल कितने हैं, 3 एक्टिव है, तो कितने हो जाएंगे 6, टोटल करेंगे तो 5 और इसका हाफ करके कितना हो जाएगा 5 + 3 8। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी हो गया हमारा। तो इसके बाद आप जितने भी ऑक्टाहेड्रल के केसेस हैं, आप डिफरेंट केसेस ले सकते हैं, आप बुक में सर्च कर सकते हैं, खुद से भी नया केस बना सकते हैं। आप ज्योमेट्रिकल अलग-अलग जितने पॉसिबल है ड्रॉ कर लीजिए और सबकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लीजिए। क्लियर है? जो सबसे बड़ा केस भी हमारा था वो तो हम ओरली बता सकते हैं कितने बनेंगे उसमें। इसमें हमने 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ किए थे, 15। ठीक है, और चूंकि सभी कंपोनेंट अलग-अलग हैं, A B C D E F, तो कहीं पर भी मैचिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब कि हम जितने भी आइसोमर देखेंगे इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसमें किसी में भी कहीं पर भी पेरोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब सारे फॉर्म क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? तो क्या होगा इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने ड्रॉ किया हुआ कितना 15, सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब कितने हो जाएंगे 15 वो और 15 उनके मिरर इमेजेस, तो कितने हो गए 30, और टोटल जब करेंगे तो ये कितना आएगा 30। जितने पॉसिबल केसेस थे, जितने डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन हो सकते थे, वो सारे यहाँ पे लिए गए हैं। अब आप फिर से इसको रिपीट कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से क्लियर कीजिए। अलग-अलग एग्जांपल्स आप कहीं से भी सर्च करिए, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को, चाहे किसी बुक में आपको कहीं से कुछ भी मिलता हो। ठीक है, आप इस कंडीशन में कि बुक में अगर मिस प्रिंटिंग में कुछ आ भी गया तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। इतना आप समझ लेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप कुछ सेकंड में ना बना सके। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतना सारा ड्रॉ करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो आप ऐसे ही विजुअलाइज करके बता सकते हैं इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 2 लेक्चर का ये सीरीज है। पहले पार्ट में हमने कवर किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें हमने ड्रॉ करना सीखा था कितने कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बनाते हैं, ताकि एक ही स्ट्रक्चर बार-बार रिपीटेशन न हो हमारा। ठीक है, और आज हमने देखा उन्हीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है?
ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बाद वाले कुछ और पार्ट हैं वो हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।